हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस का जीएस पेपर 4 मेंस का है। ठीक है, और ये अभी 2022 में हुआ था, वही वाला है। तो इस पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन आते हैं और उसी के हिसाब से आपको भी आगे की तैयारी करनी है। ठीक, तो इस पेपर की शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। पेपर जो है 3 घंटे का होता है और कुल 200 मार्क्स आते हैं। ठीक, इसके बाद 20 प्रश्न आते हैं और 2 खंड होते हैं। खंड आ होता है और एक खंड बा होता है। खंड जो आ होता है इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और खंड बा में भी 10 क्वेश्चन होते हैं। खंड आ में जो 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग 8 नंबर होती है और 125 शब्द सीमा में आपको लिखना होता है। वहीं अगर हम खंड बा की बात करें तो इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें इसके शब्द सीमा की तो ये होती है आपकी 200 की, और इसके साथ प्रत्येक शब्द की जो शब्द मार्किंग है ये होती है, प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग होती है 12 नंबर। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन डिवाइड किया हुआ है। और इस जो पेपर है इसमें सभी जो क्वेश्चन है अनिवार्य होते हैं, सारे क्वेश्चन करने होते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ कहा गया है कि लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में अंतर बताइए। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको एक बेस्ट डेफिनेशन देनी है और दोनों के बारे में पॉइंट में आप अंतर बता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप चाहें तो कोई स्ट्रक्चर के साथ इस प्रकार से अंतर भी बता सकते हैं, ये भी बेस्ट तरीका है। ठीक, एंड देखो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। वो बात ये है कि जो जीएस पेपर 4 है, तो ये जो जीएस पेपर 4 में कुल 8 यूनिट हैं। ठीक है, 1 यूनिट से लेकर 7 यूनिट तक इसमें तो सब्जेक्ट या टॉपिक है। और इसके बाद बात करें 8वीं यूनिट में, तो 8वीं यूनिट में आपका केस स्टडी आता है। ठीक है, और इसके साथ यूपीपीसीएस का जो पेपर है डिक्टो, यूपीपीसीएस का जो पेपर है डिक्टो यूपीएससी का पेपर का उठाया हुआ है। मान सकते हैं यूपीएससी का जो पेपर है इसी के सिलेबस को डिक्टो कॉपी कर लिया यूपीपीसीएस ने। तो इसके साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि जनता के विरोध के संबंध में, ठीक है, अगर जनता किसी बात को लेकर विरोध कर रही है उसके संबंध में अनुनय की भूमिका की तर्क सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निष्पक्षता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, निष्पक्षता से आता है, जैसा कि आप जानते हैं, कि किसी का पक्ष न लेना। ठीक, इसको परिभाषित करना है और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में निष्पक्षता की भूमिका की विवेचना करनी है। डिफाइन impartiality and discuss the role of impartiality and in solving problem of weaker section। इसके बाद आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, और इसके बाद कह रहा है कि इसके आयामों की विवेचना कीजिए। ठीक, संवेगात्मक बुद्धि होती है, ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक बेस्ट डेफिनेशन देनी है और इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है लोक सेवकों के संदर्भ में जो आप बनने जा रहे हैं के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं दोनों को करना है, एक होता है समर्पण और एक होता है जवाबदेही। ठीक है, डेडिकेशन और एक अकाउंटेबिलिटी। तो समर्पण का मतलब होता है कि आप अपने जो जॉब है, अपना आपका जो कर्तव्य है, ठीक है, नौकरी है, इसमें आप अपना 100% दें। और इसके साथ अगर हम बात करें जवाबदेही की, तो इसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप जो काम कर रहे हो तो आप अपने काम को 100% ईमानदारी के साथ करें और इसके साथ आपने जो किया है, ठीक है, उस काम की रिपोर्ट आप अपने बॉस को दें। तो इसी से इर्द गिर्द आपको आंसर लिखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है। ठीक है, और कह रहा है कि और प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता है, और इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मोरल एजेंट। एक्सप्लिकेट दिस स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कि क्या आप स्वीकारते हैं कि जन संस्थाएं जनता के अधिकारों के संरक्षण में सफल हैं। जन संस्थाओं का मतलब है कि ऐसी संस्थाएं जो जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई हैं, तो वे संस्थाएं जनता के कल्याण के संरक्षण में सफल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है पॉजिटिव वे में,
इसके साथ थोड़ा सा नेगेटिव वे में लिख सकते हैं अगर इस प्रकार की जिन संस्थाओं ने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। एंड आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ से आप क्या समझते हैं। फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहा है कि लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में यह किस प्रकार मदद करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वॉइस ऑफ कंसाइंस। एंड आगे कह रहा है हाउ डज इट हेल्प इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि आपको जो कार्य करना है वो एक बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी के साथ करना है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ, ठीक है। और कह रहा है कि लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में यह किस प्रकार मदद करती है। देखो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो जनरली हम कहते हैं कि अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही है, ठीक है ना। अंतरात्मा नहीं कह रही कि इस कार्य को किया जाए। तो मान के चले आप एक अधिकारी हैं और एक घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो अंतरात्मा की आवाज़ आएगी कि बेटा रिश्वत मत ले, अगर पकड़ा गया तो जेल हो जाएगी, अच्छी खासी ज़िंदगी और जॉब दोनों चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अंतरात्मा आती है ना अंदर से, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। और लोक सेवकों के कर्तव्य में इसलिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो सिचुएशंस संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करती हैं जो अधिकारी है उसके कर्तव्य निष्ठा के बारे में। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विभेद कीजिए, ठीक है। अब विभेद किस किस में करना है, ए और बी, ठीक है, दो दे रखे हैं, आचार संहिता और सदाचार संहिता और आचार संहिता में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। ये 4 नंबर का है। इसके बाद एक दूसरा है सहिष्णुता और करुणा में आपको विभेद करना है, ठीक है। और यहाँ इंग्लिश में लिखा है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिफाइन करना है। एंड नेक्स्ट है टॉलरेंस, सहिष्णुता और कंपेशन के बारे में आपको विभेद करना है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं खंड बा के बारे में, ठीक है। तो खंड बा में कुल 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन नंबर से और क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अभिक्षमता किस प्रकार से रुचि से भिन्न है, ठीक है। किस प्रकार रुचि से भिन्न है अभिक्षमता जो है। इसके बाद आगे कह रहा है कि यदि किसी लोक सेवक बनने की रुचि है, ठीक है, एक मिनट, यदि किसी भी व्यक्ति में लोक सेवक बनने की रुचि है, और आगे कह रहा है कि लेकिन लोक सेवकों का निर्वहन करने की अभिक्षमता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कोई जो एक ये व्यक्ति है बनना तो चाहता है लोक सेवक, लेकिन इसके अंदर वो क्वालिटी अभी नहीं है, अभिक्षमता नहीं है, ठीक है। तो क्या वह लोक सेवक के रूप में सफल होगा, तो इसके बारे में विवेचना करनी है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति की लोक सेवक बनने की इच्छा है, लोक सेवक नहीं कुछ और भी कार्य मान सकते हैं, जैसे रेसलिंग करना चाहता है, ठीक है, हीरो जैसी चीज़ करना चाहता है, ठीक है, इसके साथ मान लो टीचिंग करना चाहता है, अगर करना चाहता है और उसके अंदर ये क्वालिटी अभी नहीं है, तो वह प्रैक्टिस के द्वारा उस क्वालिटी को ला सकता है, ठीक। एंड आगे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सहनशीलता सर्वोत्तम मूलभूत मूल्य है, ठीक है। सहनशीलता मतलब टॉलरेंस ही होता है सहिष्णुता, ठीक है, इज अ सुप्रीम फंडामेंटल वैल्यू। और आगे कह रहा है कि इस कथन की विवेचना एक लोक सेवक के संदर्भ में आपको करनी है। इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करना है जैसे कि आप खुद लोक सेवक हैं, ठीक है, और आपके को सहनशीलता दिखानी है, रखनी है, तो वो सब यदि एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इन्फ्लुएंस। और यहाँ पे कहा गया है सामाजिक प्रभाव एंड अनुनय कैसे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। हाउ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कैन ब्रिंग आउट बिहेवियरल चेंज। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि करुणा की आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं। और आगे कह रहा है कि लोक सेवा में कमजोर वर्ग के प्रति करुणा की क्या आवश्यकता है। लोक सेवा में कमजोर वर्ग के प्रति करुणा की क्या आवश्यकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करनी है करुणा की आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में। इसके बाद लोक सेवा में यानी कि लोक सेवक के रूप में एक जो कमज़ोर वर्ग होता है इसके प्रति अगर करुणा दिखानी है तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसके बारे में आपको लिखना है। कमज़ोर वर्ग का मतलब है कि
जो समाज है इसमें ऐसा पिछड़ा वर्ग जिसके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, अंत्योदय योजना, ठीक है, अंत्योदय योजना। यहाँ पे मातृभाषा या अपनी गांव की भाषा में कहें तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से भी पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिन्हें जो राशन कार्ड मिलता है अंत्योदय वाला, ठीक है, वो 2 रुपये या 1.5 रुपये किलो के हिसाब से चावल और गेहूँ मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उसके कल्याण के बारे में सोचना। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे कहा गया है कि एक भीड़ एक अस्थायी समूह होता है, ठीक है। और आगे क्या है कि जो दुर्घटना या विरोध या प्रदर्शन की स्थिति में तत्काल एक स्थान पर एकत्र हो जाता है, ठीक है। एंड आगे क्या है, कहा गया है कि इस भीड़ में हिंसात्मक होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। और आगे कहा गया है कि बहुत बार यह भीड़ अनावश्यक हिंसा की पैदा कर देती है, ठीक। इसी प्रकार से कहा गया है कि किस अनुनयात्मक भीड़ से विधि से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है और संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है। देखो सही बात है, भीड़ एक अस्थायी समूह होता है। जैसे ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, गाड़ी से, पैदल, जैसे भी, बाइक से। मान के चलते यहाँ पे कोई एक हादसा हो जाता है तो ये जो लोग जाने वाले हैं ये सब रुक जाएंगे और यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब भीड़ हो जाएगी और यहाँ पे जब पुलिस को सूचना जाएगी तो पुलिस जब आएगी तो उस भीड़ को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चैलेंज होता है पुलिस के लिए। मान के चलते कांस्टेबल से नहीं होता है, फिर उनके जो बड़े अधिकारी है वो आएंगे, ठीक है, जो भीड़ है उसको समझाएंगे, वो जाएंगे और सिचुएशन है उसको देखेंगे, ठीक है ना, और एक आश्वासन देंगे कि जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन देंगे और आप जो भीड़ लगी है इसको आप कम कर दें, ठीक है ना। तो इस प्रकार की, या फिर कोई हिंसात्मक घटना हो गई तो उसको भी इसी प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको लिखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, बल्कि अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है, ठीक है। और इसके बारे में लिखना है। देखो सूचना का अधिकार जो है इसके बारे में आपको लिखना डिटेल में, ठीक है। और इसके साथ बात की जा रही है जो नागरिक सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ या अपितु यह आवश्यक है कि जवाबदेही रूप से संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है। तो जैसे जो गवर्नमेंट के द्वारा कई एक काम किए जाते हैं ना, तो इन कामों को जनता को दिखाना या जनता को बताना, ठीक है। और इसी जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं सूचना का अधिकार। ये 2006 में आया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त उदाहरणों द्वारा निगमित शासन में नैतिक जो मुद्दे हैं इनकी व्याख्या करनी है, ठीक। आगे इंग्लिश में कहा गया है कि एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स विद द एथिकल इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए और व्याख्या करनी है। देखो भ्रष्टाचार की बात की जाए, प्रत्येक देश में लगभग हर समाज भ्रष्ट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको कदम उठाने, तो ये जो कदम है ना कई प्रकार से हो सकते हैं, कठोर कदम भी हो सकते हैं, मृदु कदम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि आचरण की शुद्धि के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करें, ठीक है। तो इसके बारे में भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, उनके द्वारा बताए गए 8 मार्गों का विश्लेषण करना है। 8 को आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इसको 200 वर्ड में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है। एंड इंग्लिश वर्जन देखें तो इंग्लिश में कहा गया एक्सप्लेन द 8 फोल्ड पाथ गिवन बाय बुद्धा फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कंडक्ट। देखो इस वाले जो पेपर आया है इस बार, इसमें एक चीज़ अच्छी है, वो कह सकते हैं कि इसमें केस स्टडी जो है केवल एक आई है। हालांकि 2 केस स्टडी आती हैं, तो इसमें केवल केस स्टडी एक आई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, केस स्टडी भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी क्या है। तो केस स्टडी में कहा गया है कि संजीव एक आदर्शवादी व्यक्ति है, ठीक है। और आगे कहा गया है कि उसका विश्वास है कि सत्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है, सत्य सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। और आगे कहा गया है कि सत्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक। फिर कहा गया है कि एक दिन उसने डंडा तथा पत्थर
हाथ में लिए हुए लोगों की भीड़ में भागते हुए एक युवक को देखा। ठीक है, उसने क्या देखा है, डंडा लिए हुए, पत्थर लिए हुए किसी व्यक्ति को। ठीक है, और लोगों की भीड़ में भागते हुए, यानी कि जो लोग हैं कि ऐसे मान लो कि कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति भाग रहा है इधर की तरफ। ठीक, और इसके पीछे कुछ लोग भाग रहे हैं और जिनके हाथों में डंडे हैं और पत्थर हैं, बस यही कहा गया। ठीक, एंड यहाँ पे कहा गया कि वह उसे एक विशिष्ट स्थान से पर छुपते हुए भी देख लेता है। ठीक, जो व्यक्ति भाग रहा था वह एक स्थान पे छुप जाता है भीड़ से बचने के लिए। और आगे कहा गया कि भीड़ ने संजीव से पूछा कि क्या उसने चोर देखा है। ठीक है, देखो जो व्यक्ति जो छुपा था ना, इस व्यक्ति को छुपते हुए किसने देख लिया, संजीव ने देख लिया। ठीक है, जब पीछे से भीड़ आई ना, फिर भीड़ ने संजीव से पूछा कि क्या आपने किसी को या उस चोर को छुपते हुए देखा है। तो फिर वहाँ पे कहा है संजीव ने सच बता दिया संजीव ने बोल दिया कि सच बता दिया और उस जगह की ओर इशारा कर दिया जहाँ उसे छुपते हुए देखा था। ठीक है, जहाँ पे वो चोर छुपा था। और इसके बारे में कहा गया है कि उस जो भीड़ उस व्यक्ति को पकड़े लेती है और मरने तक पीटती रहती है। तो यहाँ पे कहा गया है आगे, उपयुक्त परिस्थिति में प्रकाश में संजीव के आचरण पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो संजीव नाम का व्यक्ति है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ईमानदार है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसके बारे में आपको लिखना है, किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आया था जीएस पेपर 4 यूपीपीसीएस मेंस के पेपर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। इसके साथ आप चाहें तो टॉपर्स की जो वीडियो हैं, ठीक है, कॉपी हैं, उनको देखना चाहें तो चैनल पे जाएं और वहाँ पे दिव्या तंवर जो मैम है और इसके साथ रवि साक्षर, इन दोनों की जो कॉपी है एनालिसिस किया बहुत ही अच्छे तरीके से, उन्हें आप देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।